देख रहे हैं तलब तेरे इश्क की अंतिम भाग रिकैप। मैं ज़बरदस्ती की फरमाइशें करने में यकीन नहीं रखता, बस कुछ चाहते हैं जो तुम्हारी सोहबत में मुकम्मल होंगी, क्योंकि उन चाहतों की धुरी तुमसे है और सिरा भी तुम्ही से है। आज आप कितनी कठिन बातें कर रहे हैं, वो अपनी मासूमियत भरे लहजे में अपनी पलकें झपकाते हुए बोली और वो उसकी सदा पर मुस्कुरा उठे। बातें समझ नहीं आ रही तो जाने दो, अगली बार से कठिन बातें नहीं करूँगा। फिलहाल चलो, संगीत का फंक्शन शुरू हो गया है, म्यूजिक की आवाज़ें आ रही हैं। बोलते हुए उन्होंने बाहर चलने का इशारा किया। वो हामी भरते हुए उनके साथ घर से बाहर चली गई। अब आगे कंपाउंड के एक साइड में संगीत के फंक्शन के लिए डेकोरेशन करवाया गया था। पिंक वाइट और ब्लू वाइट के मैचिंग कॉम्बिनेशन थीम के तहत डांस फ्लोर और उसके सामने बैठने वाली जगह को डेकोरेट किया गया था। परफॉर्म करने के लिए आई डांसर्स की टीम इस वक्त सभी फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर एवरीबडी से शावा शावा गाने पर परफॉर्म कर रही थी और सभी लोग सामने बैठे उनका डांस देखकर एंजॉय कर रहे थे। सभी फैमिलीज और रिलेटिव्स के डांस कर लेने के बाद डांसर्स की टीम गुंजन, डॉक्टर रावत और आदर्श आशना को डांस फ्लोर पर लाकर उनके साथ स्पेशल सॉन्ग प्ले करवा दिया था। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी में जर्द सितारा, ओ करम खुद आया है तुझे तुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी में जर्द सितारा। दोनों कपल्स इस वक्त एक दूसरे के करीब होकर एक दूसरे की बाहों में मौजूद शानदार तरीके से डांस कर रहे थे। डांस करते वक्त जहां गुंजन और आशना की पलकें शर्म से झुकी हुई थी, वहीं डॉक्टर रावत और आदर्श मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। फुट स्टेप करते हुए और राउंड में घुमाते हुए जब वो खींचकर उन्हें अपने करीब करते तो उन दोनों की धड़कनें बेतहाशा धड़क उठती और वो उनकी करीबी से महसूस होने वाली खुशबू से मदहोश होकर उनमें खो जाती। हल्दी और मेहंदी की रस्म हो जाने के बाद आज डॉक्टर रावत, गुंजन और आदर्श आशना की शादी की सभी रस्में होने वाली थी। मतलब आज चारों लोगों की शादी का दिन था। इसकी तैयारी चारों के घर सुबह से हो रही थी। जहां डॉक्टर रावत और आदर्श के घर पर सभी रस्मों के बाद बारात ले जाने की तैयारी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ आशना के घर पर उसके और गुंजन के लिए आने वाली बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। बारात लगभग आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएगी। आप इन दोनों को तब तक तैयार कर लेंगी ना, क्योंकि अक्षत फेंकने की रस्म के लिए इन्हें बाहर जाना होगा। आशना के कमरे में बैठी कविता जी ने मेकअप आर्टिस्ट से पूछा। जी हो जाएंगे, उसने जवाब दिया। हमें इन्हें बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है कविता, ये बालकनी से ही उन पर अक्षत फेंक देंगी, छवि जी ने सोचते हुए कहा। हाँ, ये भी सही रहेगा। कविता जी से उनकी बातों पर सहमति जताई। ठीक है, फिर हम चलते हैं, बारात आने वाली होगी, हमें बाहर ही रहना चाहिए। हाँ चलो, कविता जी चेयर से उठते हुए बोली और छवि जी के साथ कमरे से बाहर निकल गई। सारी तैयारियां हो गई ना, किसी चीज़ को लेकर लापरवाही मत करना, हर चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना, कुलदीप जी वेडिंग प्लानर की टीम को समझाते हुए बोले। जी सर। टीम के लोगों ने उनकी बात पर सर हिलाया और वहां से जाकर अपने काम पर लग गए। भाई साहब, बारात आ गई है, चलिए चलकर स्वागत करते हैं, मनोज जी ने कुलदीप जी से कहा। चलिए बोलकर वो उनके साथ आगे बढ़ गए। कंपाउंड के बड़े से गेट पर एक साथ डॉक्टर रावत और आदर्श अपनी फैमिलीज के साथ खड़े हुए थे। मनोज जी और कुलदीप जी अपनी पत्नियों के साथ उन सबका स्वागत कर रहे थे और उनके पीछे आ रहे रिलेटिव्स और बारातियों का स्वागत वेडिंग प्लानर की तरफ से अरेंज किए गए 2 लोग कर रहे थे। तिलक और आरती करने के बाद दोनों दुल्हों को घर के बिल्कुल सामने बैठे पंडित जी के पास द्वार पूजा की रस्म निभाने के लिए लाया गया और ठीक उसी वक्त गुंजन और आशना को कुछ औरतें बालकनी पर ले आई। चलो दोनों जल्दी से 5 बार अक्षत फेंको, आशना की चाची ने गुंजन और आशना के हाथ में अक्षत देते हुए कहा। अरे, दोनों जीजू तो एक साथ बैठे हैं, आप पहचान लेंगी ना उन्हें, पल्लवी ने दोनों को छेड़ते हुए चुटकी ली। एक मिनट रुको तुम दोनों, चाची ने हड़बड़ी में कहा। फिर वो बालकनी की रेलिंग से लटक कर नीचे देखते हुए बोली, ये तो साथ में बैठे हैं, अगर ऐसे अक्षत फेंका गया तो एक अक्षत दोनों पर गिर पड़ेगा। पल्लवी, तुम अभी नीचे जाओ और छवि दीदी से कहो उन दोनों को कुछ मिनट के लिए अलग अलग खड़ा कर दें। ओके माँ। अपनी माँ की बात मानकर पल्लवी ने अपना सर हिलाया और तेज कदमों से चलती हुई कविता जी के पास पहुँच गई। बड़ी माँ, आप दोनों जीजू को अलग अलग बैठाइए, वरना दोनों के ऊपर अक्षत मिक्स होकर गिरेगा। अक्षत मिक्स होकर गिरेगा? पल्लवी, ये क्या बोल रही हो तुम? वही जो माँ ने कहा। वो देखिए ऊपर, पल्लवी जी ने बालकनी की तरफ इशारा किया। ओह, तो सही से बताना चाहिए ना। हाँ, तो मैंने गलत थोड़ी ना बताया था, पल्लवी अपनी पलकें झपकाते हुए बोली और आपस से आशना और गुंजन के पास चली गई। बेटा, आप दोनों थोड़ी दूरी बनाकर 1 मिनट के लिए आगे पीछे खड़े हो जाइए। जी। डॉक्टर रावत और आदर्श छवि जी की बात सुनकर तुरंत उनके कहे अनुसार आगे पीछे हो गए और उनकी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे वो इसके बाद कोई रस्म करने वाली हूँ। लेकिन अचानक अपने ऊपर पड़े रहे चावलों को देखकर डॉक्टर रावत
अपने चेहरे से नजर हटाकर बालकनी की तरफ देखने लगे। रेड और गोल्डन कलर के ट्रेडिशनल लहंगे में दुल्हन बनी गुंजन को देखकर वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखने की कोशिश करने लगी, जिसे बड़ी सी चूनर से ढक रखा था। ये तो आज बिल्कुल अलग ही लग रहे हैं। क्रीम और रेड कलर की कॉम्बिनेशन शेरवानी में दुल्हे के गेटअप में खड़े डॉक्टर रावत की डैशिंग पर्सनैलिटी को देखकर गुंजन आपलक उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। अब हटो भी, अपने दुल्हे का दीदार बाद में कर लेना। आशना की चाची हंसते हुए बोली और गुंजन को साइड करके आशना को आगे आने का इशारा करने लगी। आज तो ये कुछ ज्यादा ही सोडा लग रहा है। मल्टी कलर के वेस्टर्न शेरवानी में जच रहे आदर्श को देखकर आशना अपनी पलकें झपकाते हुए बोली। वो तेजी से इस पर अक्षत फेंकने लगी। शुक्र है ये चावल के दाने हैं, वरना जितनी तेजी से ये मुझ पे फेंका जा रहा है, कुछ और होता तो मेरा कचूमर बन गया होता। आशना के हाथों को अक्षत फेंकते हुए देखकर आदर्श खुद में बड़बड़ाया और उसके चेहरे पर घूंघट दिखाकर अपनी बोहें सिकोड़े खड़े रहा। रस्म हो चुकी है जजमान, कृपया आप बैठ जाएं। पंडित जी की आवाज़ सुनकर डॉक्टर रावत और आदर्श वापस से अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। पूजन की विधि प्रारंभ हुई और दोनों रस्मों के बाद वरमाला की रस्म शुरू हुई। कुछ ही मिनट में गुंजन और आशना अपनी पलकें झुकाए स्टेज पर जैसे ही हाजिर हुई, उन्हें देखकर डॉक्टर रावत और आदर्श की धड़कनें ट्रेन की रफ्तार से तेज हो गई। उनके पास आ जाने पर अपनी अपलक पलकों को मुश्किल से झपकाते हुए उन्होंने वरमाला की रस्म निभाई। रस्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और फिर शुरू हुआ पिकनिक करवाने का एक लंबा सिलसिला, जो खाने का समय हो जाने पर रुका। कंपाउंड के एक हिस्से में लगे फूड स्टॉल्स के एक साइड में एक बड़े से सजे हुए डाइनिंग टेबल के आसपास सभी लोग बैठे हुए डिनर कर रहे थे। एक तरफ डॉक्टर रावत गुंजन को प्यार से स्मॉल बाइट्स खिलाते हुए खा रहे थे, दूसरी तरफ आदर्श आशना को देखने के चक्कर में खिला कम गिरा ज़्यादा रहा था और वो बेचारी बस उसे घूरने के सिवा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। खाना खाने के बाद दोनों दूल्हों को कुछ वक्त के लिए रेस्ट करने के लिए भेज दिया गया और दुल्हनों को भी रेस्ट करने के लिए उनके कमरे में भेज दिया गया। फिर लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर रावत और आदर्श को पास बने 2 अलग अलग मंडपों में बैठाया गया। उनके बैठते ही पंडित जी ने पूजन कार्य प्रारंभ किया और कुछ रस्मों को निभाने के बाद उन्होंने दुल्हनों को मंडप में लाने के लिए कहा। उनके कहने से कुछ मिनट बाद ही गुंजन और आशना को लाकर मंडप पर बैठा दिया गया। इस वक्त दोनों ने पीले रंग की स्टाइलिश साड़ी पहन रखी थी। वो अपने पहले वाले गेटअप को चेंज कर चुकी थी। उनके चेहरे पर अब लाइट मेकअप था। हाथों में लाल रंग की जगह पीली चूड़ियां थी, जो उनके कलाइयों की शोभा बढ़ा रही थी। पंडित जी के एक एक करके सारी रस्म करवा रही थी। गठबंधन और कन्यादान के बाद फेरे और 7 वचन की रस्म हुई। फिर सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने के बाद विवाह संपन्न हुआ। सारी रस्मों के विधिवत हो जाने के बाद सभी बड़ों ने दोनों जोड़ियों को आशीर्वाद देकर विदाई की रस्म निभाते हुए गुंजन और आशना को नम आंखों से विदा किया। आप ही तो चाहती थी ना चंद्र और गुंजन की शादी हो जाए, फिर अब जब उनकी शादी हो गई है तो रो क्यों रही हैं आप? क्योंकि हमारी गुंजन अब हमसे दूर हो गई, हमेशा के लिए थोड़ी ना दूर हुई है, इसी शहर में है। वो जब चाहे आपसे मिल सकती है और आप भी जब उससे मिलना चाहे उसके घर आ सकती हैं। हाँ, लेकिन जब हम गाँव चले जाएंगे तो फिर हमेशा के लिए हो जाएंगे ना हम उससे दूर? नहीं, हमेशा के लिए आप कभी गुंजन से दूर नहीं होंगी। हम गांव चले भी गए तो कभी कभी आएंगी यहाँ गुंजन और सबसे मिलने के लिए। क्या सच में? हाँ, सच में। अब मैं आपको वो सारी चीज़ें देने की कोशिश करूँगा जो आपको खुश रख सके। उम्मीद है तब आपको हमसे इतनी शिकायत नहीं होगी। गंभीर लहजे में बोलते हुए मनोज जी कविता जी के आंसू पोंछने के बाद जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़े, उनने तुरंत उनका थाम कर उन्हें रोक लिया। सॉरी, हम जानते हैं इन दिनों हमसे अपनी बातों से आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, जिसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। कहते हुए मनोज जी के गले लगकर सिसकने लगी तो उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी बाहों के घेरे में लेकर उनके सिर को सहलाते हुए कहा, कविता शांत हो जाइए, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आपने माफ़ कर दिया हमें, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपने सच में कहा था, बस कहने में देर कर दी। खैर छोड़िए ये सब बातें, चलिए कमरे में चलकर रेस्ट कर लीजिए। वो उनकी बात मानकर उनके साथ कमरे की तरफ बढ़ गई। कमाल है, जब पास में ससुराल होने पर इतने आंसू बहा रही हो तो कि हमारी बेटी हमसे बहुत दूर रहने के लिए चाहते तो पता नहीं कितनी रोती तुम। कुलदीप जी ने मजाकिया लहजे में कहते हुए रो रही छवि जी को शांत कराने की कोशिश की। आपको क्या पता बेटियों के चले जाने के बाद माएँ कितनी अकेली हो जाती हैं। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम और आशना हमेशा साथ ही रहती थी। हमेशा ना सही मगर कभी कभी तो पास और साथ रहती थी, लेकिन अब उतना भी नहीं रहने वाली। हाँ, लेकिन ये तो एक ना एक दिन होना ही था, इसीलिए हमें रोने की बजाय खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी को एक अच्छा लाइफ पार्टनर और अच्छा ससुराल मिला है। और सबसे ज़्यादा इस बात पर खुश होना चाहिए कि वह हमसे ज़्यादा दूर नहीं गई है। चलो आप लेट जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो।
मैं सभी गेस्ट को सी ऑफ करके आता हूँ। कहते हुए कुलदीप जी ने छवि जी के आंसू को पोंछकर उनके सर को होले से चूम लिया। डॉक्टर रावत और आदर्श के सर के घर गुंजन और आशना के ससुराल में गृह प्रवेश के लिए और अंगूठी ढूंढने की रस्म के बाद उन्हें आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया गया। फिर शाम को उन नई जोड़ियों से गृह लक्ष्मी की पूजा करवाकर एक और रस्म निभाई गई और फिर उन्हें उनके रिसेप्शन के लिए ऑर्गेनाइज की गई पार्टी में जाने के लिए तैयार होने को कहा गया। नासिक के एक फेमस रिजॉर्ट में आदर्श और डॉक्टर रावत की वेडिंग पार्टी यानी रिसेप्शन साथ में अरेंज की गई थी, जिसमें उनकी और उनके वाइफ के फैमिलीज, रिलेटिव्स और हॉस्पिटल के सभी मेंबर्स एज ए गेस्ट के रूप में आए थे। पार्टी काफ़ी ट्रेडिशनल अंदाज में ऑर्गेनाइज की गई थी और सभी लोग इसका लुत्फ उठा रहे थे। डॉक्टर रावत गुंजन के साथ और आदर्श आशना के साथ खड़े होकर वहां आने वाले सभी लोगों के विशेष ले रहे थे और सबके डिमांड पर वो अब डांस फ्लोर पर आकर साथ में डांस कर रहे थे। तन्हाइयों को मेरी नूर तेरा दे सहारा, परछाइयों का छाया प्यार हम पे ये तुम्हारा, फूल कर हमने जमाना, हम सफ़र है तुमको माना, आज तुमसे ये दीवाना कह रहा, तुम मिलो तो मिला है ये जहां, तुम मिले हो तो मिला है ये जहां, हमने यूं जाने अनजाने में दीवाना दिल अपना कर लिया, आंखों वो जिनमें नींद थी कल को ख्वाबों से उनको भर दिया, फूल कर हमें जमाना हम सफ़र तुमको माना, आज तुमसे ये दीवाना कह रहा, तुम मिलो हो तो जाना है जहां, तुम मिले हो तो मिला है जहां। सॉन्ग के लिरिक्स बिल्कुल उनके सिचुएशन और एहसासों पर फिट हो रही थी, जिसे वो फील करते हुए एक दूसरे में खोकर डांस कर रहे थे। धीरे धीरे उन दोनों जोड़ियों के साथ सभी लोग भी उनके साथ डांस में शामिल हो गए और लगभग 2 घंटे बाद पार्टी समाप्त होने पर सभी लोग एक एक करके अपने अपने घर चले गए। रात करीबन 10 बज रहे थे। फूलों से सजे बिस्तर पर गुंजन दुल्हन सी सजी बैठी थी। उसके साथ बगल में बैठी नंदू उसे अपने भाई के नाम पर छेड़ रही थी और वो बस सर झुकाए उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। लगता है भाई आ गए, तैयार हो जाइए एक हसीन शुरुआत के लिए। आहट सुनकर एक आखिरी बार उसे छेड़ते हुए नंदू ने उसका पूरा चेहरा घूंघट से ढक दिया और बेड से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तुम सोई नहीं अब तक? दरवाजे पर नंदू को देखकर डॉक्टर रावत ने उसे घूरा। नहीं, बिना अपना नेग ले कैसे सो सकती हूँ मैं? ओह, लेकिन मैं ये बाद में भी दे सकता था। उन्होंने अपना पूरा पर्स उसके हाथों में सौंपते हुए कहा। लेकिन मैं बाद में तो गुनगुन को नहीं छेड़ सकती थी ना। वो बोलते हुए खिलखिलाई और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। क्या मतलब था इसका? जरूर इसने परेशान किया होगा उसे। उन्होंने सोचकर अपना सर झटका और दरवाजे को बंद करके अंदर आ गए। ये रूम की सजावट देखकर एक पल के लिए उनके कदम ठिठक से गए और उनके आने की आहट सुनकर गुंजन खुद में सिमटने लगी। अपनी फिजिकल कंडीशन को याद करके उसकी आंखें नम हो चुकी थी और वो उसके हाथों की बंधी मुट्ठियां देखकर उसके हालात का अंदाज़ा लगा चुके थे। गुनगुन, उन्होंने दूर से ही उसे आवाज़ दी, मगर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो धीमे कदमों से चलकर उसके पास जाकर बैठ गए। उनके पास बैठते ही उसके पूरे शरीर में सिरहन सी हुई और उनके घूंघट उठाते ही उसने डर और घबराहट में अपनी आंखें भींच ली। ऐसे डरो मत प्लीज़, उसके मासूम से चेहरे को देखकर उन्होंने खुद को संयमित करते हुए कहा। उसके डर और घबराहट के बावजूद उसके चेहरे पर अजब ही नूर छाया हुआ था, जिसे देखकर उन्होंने अपने जज्बातों पर काबू करते हुए अपनी पलकें झुका ली। नहीं, मैं डर नहीं रही, उसने साफ शब्दों में कहने की कोशिश की, मगर उसके आवाज़ की कंपन उनसे छिप नहीं पाई। ठीक है, फिर जाओ वॉशरूम में जाकर ये ड्रेस चेंज कर लो, उन्होंने बेमन से कहा, क्योंकि वो तो अभी कुछ लम्हे उसे उस रूप में देखना चाहते थे। लेकिन उसकी घबराहट के आगे उन्होंने अपनी चाहत को खुद में जज्ब करते हुए मुस्कुराकर उसे वॉशरूम जाने का इशारा किया। जी। कुछ पल अकेले में अपनी असहजता को छिपाने का मौका मिलने पर वो अपने कपड़े लेकर तुरंत वॉशरूम में चली गई और वो उसके जाने के बाद रूम में ही चेंज करने लगे। गुनगुन, आप भी चाहो अब? आधे घंटे तक उससे ना आने पर उन्होंने आवाज़ दी। उनकी आवाज़ सुनकर ट्रेन की रफ्तार से चल रही अपनी धड़कनों पर काबू करते हुए उसने पलके झुकाए हुए जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, वो अचानक से उसके सामने आ गए और बिना कुछ बोले एकदम से उसे गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ गए। उनके अचानक किए गए इस हरकत से वो आंखें भींचकर डरी सी उनके बाजुओं में हिरने की तरह सिमट गई। क्या ये मेरी फिजिकल कंडीशन भूल चुकी हैं? उनके बिस्तर पर बैठते ही वो सहमी सी उनके मुस्कुराते चेहरे को देखकर जड़बत हो गई। तुम मौजूद हो मेरी बाहों में, इस पर यकीन करना मुश्किल है, मगर तुम्हारे स्पर्श से मिले एहसासात इस लम्हे की हकीकत पर एतबार करने को आतुर हैं। मदहोश कर देने वाले लहजे में बोलते हुए उन्होंने उसके माथे को अपने लबों से चूम लिया। अपने डर में गुम सी वो उनका स्पर्श पाते ही खुशनुमा एहसासों की हलचल से बेचैन हो उठी। फिर शर्म से झुकी अपनी पलकें उठाए वो उनकी नज़रों में बेयकीनी से देखने लगी। इजाज़त हो तो हम इस हसीन लम्हे को जीकर नए सफ़र की शुरुआत करें। उन्होंने इजाज़त मांगे। वो बेबस से उनकी उम्मीद भरी नज़रों को देखकर इनकार की बजाय पलकें झुकाकर सहमति जताते हुए खुद को दर्द सहने के लिए तैयार करने लगी
और उन्होंने उसकी इजाज़त मिलते ही उसके कपकपाते होठों को अपने अधरों से छूकर उसे खुद की बाहों में समेटते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड तक आगे उनकी प्रतिक्रिया ना मिलने पर उसने उनके बाजू पर रखे अपने सर को थोड़ा सा उठाकर उनके चेहरे की तरफ देखा। वो अपनी आंखें बंद किए मुस्कुरा रहे थे। क्या देख रही हो? उन्होंने भवें उचकाकर शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा। जवाब में उसने तेजी से अपना सर हिलाकर वापस से उनके बाजू पर अपना सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। तलब तेरे इश्क की है मुझे, तलब तेरी रूह की है मुझे। एक बेहतर हमसफ़र बनने से ज़्यादा एक बेहतरीन हमदर्द बनने की ख्वाहिश की है मैंने। फिर तुम्हें हर दर्द से महफूज रखने की बजाय तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। वो आहिस्ता से उसके सर को उठाकर अपने सीने पर रखते हुए बोले। वो नम आंखों से मुस्कुराकर उनके सीने में सिमट गई। पिछले 1 घंटे से दरवाजे पर अपनी नजरें टिकाए आदर्श के इंतजार में बैठी आशना की पलकें अब नींद से बोझल हो चुकी थी और आदर्श का कोई अता पता नहीं था। बस बहुत हुआ, अब मैं और वेट नहीं कर सकती। गुस्से में आशना अपने चेहरे से घूंघट हटाकर जैसे ही बेड से उतरी, ठीक उसी वक्त आदर्श ने रूम में एंट्री ली। सॉरी, वो मेरे कज़न मस्ती कर रहे थे और मुझे आने नहीं दे रहे थे। वो रूम का दरवाज़ा बंद करके आशना के पास आते हुए बोला। कोई बात नहीं बोलकर उसने तुरंत उसके चेहरे से निगाह हटाई और साइड में बने वार्डरोब से अपने लिए कपड़े निकालने चली गई। ये तुम क्या कर रही हो? चेंज करने जा रही हूँ। उसने वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ अपना रुख किया। लेकिन मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं। वो तुरंत उसके सामने आकर उसे रोकते हुए बोला। तो क्या चाहते हो तुम? मैं इतनी गर्मी में इस साड़ी और इन भारी भरकम ज्वेलरी में तुम्हारे सामने बैठी रहूं ताकि मेरे शरीर पर रैशेस पड़ जाए और फिर मुझे तकलीफ हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, सॉरी। मैंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। तुम जाओ जाकर चेंज कर लो। वो आशना के लहजे को देखकर तुरंत उसके सामने से हटते हुए बोला। शायद देर से आने की वजह से नाराज़ है। वो सोचकर मुस्कुराया और वार्डरोब में से अपने कपड़े निकालकर रूम में ही चेंज करने लगा। उसके टी शर्ट डालते वक्त आशना वॉशरूम से बाहर आए तो उसने चेंज करता देख को पलके झुकाए बेड की तरफ बढ़ गई। तुम कब आई? वो टी शर्ट पहनकर जैसे बूढ़ा बेड के पास आशना को देखकर उसने तुरंत उसके पास जाते हुए पूछा। इसके बदले में आशना कोई जवाब देने के बजाय बिस्तर पर बिखरे फूलों की पंखुड़ियों को साइड करके लेट गई। क्या हुआ, तुम्हें नींद आ रही है? वो उसके बगल में लेटते हुए बोला। हाँ। आशा ने करवट बदलते हुए उससे दूरी बनाते हुए सिर हिलाया और उसकी तरफ पीट करके लेट गई। तुम मेरे देर से आने की वजह से नाराज हो क्या? वो उसकी हरकतों से हैरान होकर बोला। नहीं, बस बदला ले रही हूँ। बदला? कैसा बदला? वो हैरानगी जताते हुए बोला। मेहंदी वाले दिन कहा था ना, शादी के बाद भी नाराज रहूंगी और सारे बदले लूंगी, तो ये आज से शुरू कर रही हूँ। उसने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। तुम उस दिन सीरियस थी? वो अपनी भवें उचकाते हुए उसके करीब जाकर बोला। हाँ। बेध्यानी से उसे जैसे ही करवट ली उसका सर आदर्श के सिर से टकराया। तुम ठीक हो? वो उसका सिर सहलाते हुए बोला। ठीक हूँ मैं। वो उसका हाथ हटाकर पीछे खिसकने की कोशिश करने लगी तो आदर्श ने तुरंत उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ये क्या हरकत है? छोड़ो मुझे। वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बोली। नहीं छोड़ सकता और ना ही आज के दिन तुम्हें खुद से इतना दूर रहने दे सकता हूँ। देखो, तुम बदला नाराजगी वाले मैटर की शुरुआत कल से करना। आज बस इस हसीन लम्हे को जीना है। उसने बोलते हुए आशना के चेहरे पर आ रहे बालों को साइड किया। फिर वो उसके चेहरे को खुद के करीब कर उसके लबों को छूने लगा। उसकी हरकत पर आशना पहले छूटने के लिए कसमसाई, मगर फिर इस एहसास को फील करते हुए खुद भी उसका साथ देने लगी। सॉरी एंड आई लव यू। वो आशना के पूरे चेहरे पर अपने स्पर्श की छाप छोड़ने के बाद उसे खुद के आगोश में समेट कर बोला। आशना बस शर्म से उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए उसके स्पर्श में खोकर उसमें सिमटने जा रही थी। आज इस खूबसूरत सी रात में चारों एक दूसरे की बाहों में सुकून से मुस्कुराते हुए नींद के आगोश में थे। अब कल से उनके जीवन का नया सफर शुरू होने वाला था, जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन आने वाले कल में क्या होना तय है, इस बात से सब अनजान थे, क्योंकि क्या होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। ओह, ये साड़ी पहनना और संभालना कितना मुश्किल है। आईने के सामने खड़ी गुंजन उलझी हुई साड़ी से जूझ रही थी और उसके ठीक पीछे खड़े डॉक्टर रावत उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। बॉटल ग्रीन कलर के खूबसूरत साड़ी और हाथों में हरी रंग की चूड़ियां और गले में मंगलसूत्र, चेहरे पर हल्का मेकअप, होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक, गले में छोटा सा मंगलसूत्र और बालों का बन बनाए हुए वो इस लुक में गॉर्जियस लग रही थी। अगर ऐसा है तो तुम्हें कोई दूसरी ड्रेस पहन लेनी चाहिए, उन्होंने एडवाइस दी, मगर उसे साड़ी में देखकर वो बहुत खुश थे। नहीं, वो मैं पहली बार खुद से पहनना है ना, तो अजीब लग रहा है। वो उनकी तरफ मुड़कर बोली और अपनी भवें उचकाकर इशारा करते हुए पूछा। सही तो लग रही हूँ ना? वो मुस्कुराए उसके पास आकर उसे करीब से देखते हुए बोले। बहुत प्यारी लग रही हो। सच? मुझ ओके, अब मैं जाती हूँ, आप भी जल्दी रेडी होकर नीचे आ जाइए, वो मुस्कुराते हुए बोली और कमरे से बाहर जाने लगी। 1 मिनट रुको। उन्होंने उसकी कलाई थामकर उसे वापस आईने के पास लाकर खड़ा कर दिया। क्या हुआ? उसने सवाल किया। ये लगाना भूल गई तुम, वो सिंदूर की डब्बी उठाकर उसकी मांग भरते हुए बोले। हो थैंक यू। अब मैं जाऊँ? नहीं।
क्यों? क्या अभी मैंने कुछ मिस कर दिया? उसने खुद को आईने में देखते हुए पूछा। हाँ। क्या? मुझे किस करना? वो शौकी से उसे अपने पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसके गले गाल से अपना गाल टच करते हुए बोली तो उसने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। मुझे देर हो रही है, वो अटकते हुए शब्दों में बोली। हाँ तो किस करो और जाओ। आप जानते हैं मुझसे नहीं होता, फिर भी मैं कुछ नहीं जानता। मुझे जाना है तो किस करो, और मैं तुम्हें अपनी बाहों से आज़ाद नहीं करूँगा। हाँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो छूटने के लिए किस्मत आई। ऐसे उन्होंने उसे घुमाकर अपने सीने से लगाते हुए कहा। वो बेतहाशा धड़क रहे अपने दिल को काबू करते हुए पलकें झपकाने लगी। चंद्र प्लीज, क्या कहा तुमने? उसके द्वारा पहली बार अपना नाम ले जाने पर उन्हें एक अलग ही खुशी महसूस हुई। प्लीज, नहीं तुमने मेरा नाम लिया था। हाँ, क्या नहीं लेना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। तुमने पहली बार मेरा नाम लिया ना, तो एक बार फिर से लो ना मेरा नाम। आपको क्या हो गया? आप जाने दीजिए ना मुझे। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, मैं लेट हो जाऊंगी। पहले नाम लो। चंद्रशेखर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। इट साउंड्स गुड। अब तुम जा सकती हो, एक किस करके जा सकती हो। चंद्र, हाँ प्लीज। ओके जाओ। वो उसे छोड़कर जाने के लिए जैसे मुड़ी, वो तेजी से उसके गाल चूमकर भाग गई। ये क्या था? बच्चों वाली किस। अपना गाल टच करते हुए मुस्कुराए वॉशरूम की तरफ चले गए। सुबह सुबह कहाँ चली गई ये? बिस्तर पर आशना को ना देखकर आदर्श उसे पूरे कमरे में ढूंढते हुए बोला। माँ, आशना कहाँ गई? वो हॉल में नाश्ते के टेबल पर बैठे सभी लोगों के बीच पहुंचकर बोला। वो किचन में है बेटा, आज उसकी पहली रसोई है ना। वैसे तुम अब तक रेडी क्यों नहीं हुए? जाओ जल्दी फ्रेश होकर आ जाओ, सबके साथ बैठकर नाश्ता कर लो, फिर कुछ गेस्ट को सी ऑफ करने भी जाना है। ओह ओके माँ, उसने सिर हिलाकर कहा और कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर अपने कमरे में चला गया। लगभग 20 मिनट बाद आदर्श डाइनिंग एरिया में था। सभी लोग नाश्ता कर चुके थे। आखिर में कुछ छोटे बच्चे नाश्ता कर रहे थे। आदर्श ने उन सबके साथ बैठकर नाश्ता करना शुरू किया, मगर उसका ध्यान नाश्ते पर ना होकर किचन की तरफ था। कुछ चाहिए क्या आदर्श? अचानक पीछे से आती अपनी भाभी की आवाज़ सुनकर वो पीछे की तरफ देखकर बोला। हाँ भाभी, ये चाय ठंडी हो गई है, दूसरी चाहिए थी। ओ ठीक है, तुम उसे वहीं पर रख दो, मैं दूसरी ले आती हूँ। आप क्यों लाएंगी? आशना है ना किचन में, आप उससे बोल दीजिए, वो ले आएगी। वो किचन में नहीं है, माँ के रूम में है। ओ ठीक है, फिर आप रहने दीजिए, मैं पी लूँगा। अरे लेकिन मैं ले आती हूँ ना। नहीं भाभी, रहने दीजिए, वैसे भी मुझे इसे जल्दी खत्म करके माँ के पास जाना है। उन्होंने कुछ गैस को सी ऑफ करने के लिए कहा था। ठीक है, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ से चली गई। सुबह से गायब है, मॉर्निंग तक विश नहीं किया। वो खुद से बोलते हुए जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म करने लगे। वाओ, इट्स सुपर्ब, नाइस टेस्ट, और ये अच्छा भी है। डॉक्टर रावत के घर सब नाश्ता करते हुए गुंजन की तारीफ कर रहे थे और वो खुशी से मुस्कुरा रही थी। चंद्र, नाश्ता करने के बाद भैया भाभी को स्टेशन छोड़ने चले जाना। ओके माँ। नंदू, तुम भी रेडी हो जाओ, हम भी मामा मामी के साथ ही निकल चलते हैं। आकाश ने जल्दबाजी में अपना नाश्ता खत्म करते हुए कहा। क्या मतलब, आप अपनी जल्दबाजी में क्यों जा रहे हैं? रुकिए ना अभी कुछ दिन, फिर आराम से जाइएगा। चंद्र ने आकाश को देखते हुए कहा। नहीं भाई, हमारी कल शाम के टिकट से हमें आज ही निकलना है। क्या? कल शाम के टिकट्स कब करवाई आपने? नंदू अपनी बड़ी आंखों से आकाश को घूरते हुए बोली। मैंने नहीं करवाई, कंपनी में कुछ इमरजेंसी आ गई, इस वजह से बड़े पापा ने 1 हफ्ते पहले ही हमारी टिकट्स बुक करवा दी थी। सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। तो आज कैसे याद आ गया? माँ पापा ने अभी कल कॉल करके बताया कि कल शाम में निकलना है, तो मुझे याद आया, वरना मैं भी भूल ही गया था। ओह, लेकिन मुझे नहीं जाना अभी। नंदू, लगभग 1.5 महीने हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए, तुम अभी नहीं चलोगी तो फिर कब चलोगी? हम फिर आ जाएंगे घूमने, लेकिन अभी चलते हैं ना। नहीं माँ, बोलिए ना कुछ। बेटा मैं क्या कहूँ, मैं तो खुद इसे रोकना चाहती हूँ। भाई आप समझाइए ना नंदू को। टोन पर ही आकाश, रहने दो ना इसे यहाँ, तुम माँ पापा के साथ चले जाओ और इसे 1-2 साल बाद जब कभी वापस इंडिया आना तो ले जाना इसे अपने साथ। भाई, नंदू गुस्से से डॉक्टर रावत को घूरते हुए बोली। हाँ तो जब वो बोल रहे हैं कि इमरजेंसी है तो समझ क्यों नहीं रही तुम? हाँ तो मैं जा तो रही हूँ ना, लेकिन अभी नहीं, सुबह जाऊँगी, आज यहीं रहना है मुझे। ओके डन। माँ मामी, आप अपना सामान ले आइए, मैं स्टेशन छोड़ देता हूँ आपको, उसके बाद मुझे कुछ लोगों को पेमेंट करनी है। हम आते हैं बेटा। जी मामा, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। डॉक्टर रावत ने कहा। गुंजन की तरफ देखकर डाइनिंग एरिया से निकलकर घर के बाहर चले गए। मैं भी भाई के साथ जा रहा हूँ, सुबह आ जाऊँगा तुम्हें लेने, आकाश ने नंदू से कहा। फिर वो देव की जो गुंजन को ग्रीट करके हॉल में खेल रहे लव को बाय बोलकर डॉक्टर रावत के पास चला गया। माँ, कल आकाश का बर्थडे है और मुझे आज रात उन्हें सरप्राइज देना है, तो प्लीज़ आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिएगा। हो, कल आकाश का बर्थडे है, मैं तो भूल ही गई थी। खैर क्या करना है मुझे, आपको बस लव को संभालना है, बाकी मैं और गुनगुन मिलकर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब गुंजन को गुनगुन नहीं भाभी बुलाया करो। ओके माँ। तो गुनगुन सॉरी। भाभी, अभी से शुरू करते हैं। हाँ, पहले सारी चीज़ों की लिस्ट बनाकर उन्हें ऑर्डर कर लेते हैं, फिर डेकोरेशन करते हैं। राइट।
थैंक यू। नंदू मुस्कुराते हुए बोली। गुंजन के साथ बैठकर सभी चीज़ों की लिस्ट बनाकर उन्हें ऑर्डर करने लगी। रात तकरीबन 10 बज रहे थे। सभी लोग अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। आदर्श भी बेड पर बैठा आशना के बिस्तर पर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो तो जैसे बेड पर आना ही नहीं चाह रही थी। नाइट में सोने की बजाय वो अपने कमरे को सेट करने में लगी हुई थी। वो कभी वार्डरोब में अपने कपड़े सेट कर रही थी तो कभी कमरे में कुछ साइड में वेडिंग में मिले हुए गिफ्ट्स को सजा रही थी। आशना, बाद में कर लेना ये सब, आ जाओ अब सोते हैं। आदर्श को उसकी हरकतें देखकर रोते हुए बोला। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम्हें सोना है तो सो जाओ। आशना लापरवाही से बोलकर वापस वार्डरोब के पास जाकर अपने कपड़े को इधर से उधर करने लगी। बस बहुत हुआ। वो बेड से उतरकर उसके पास जाते हुए बोला और बिना एक पल गंवाए उसे अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ गया। ये क्या हरकत है, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। वो उसको गोद से उतारने की कोशिश करती हुई बोली। हिलना डुलना बंद करो वरना मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। वो गुस्से में उसे घूरते हुए बोला और उसे गोद में ही लिए हुए बेड पर जाकर बैठ गया। अब तो छोड़ो मुझे, वो चिढ़कर बोली। उसके गोद से जबरदस्ती उतरने की कोशिश करने लगी। हुआ क्या है तुम्हें? सुबह से एक बार भी तुम मेरे सामने नहीं आई और अब नाइट में भी मेरे साथ कमरे में हो तो मुझे अवॉइड कर रही हो। हाँ तो क्या, कहीं तुम बदले की बात भूल तो नहीं गए? तुम उस बात को लेकर इतनी सीरियस क्यों हो? जो हुआ भूल जाओ ना उसे, मैं उसके लिए दिल से सॉरी बोल चुका हूँ। फिर क्यों कर रही हो ये सब? क्योंकि तुमने मुझे हर्ट किया था, तुमने मुझे कितने बुरे तरीके से ट्रीट किया था। तुम मुझ पर चिल्लाए थे, तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी थी और मुझे बहुत रुलाया भी था। तो तुम भी मेरे साथ वही सब करना चाहती हो? नहीं, मैं बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहती हूँ कि जिससे तुम प्यार करते हो, जब वो तुम्हें अवॉइड करता है तो कैसा फील होता है, कितना हर्ट होता है उस वक्त जब सामने वाला तुम पर ट्रस्ट नहीं करता और तुम्हें बोलने का मौका तक नहीं देता। आशना रोते हुए बोली और आदर्श की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी। सॉरी, आई एम सॉरी। आदर्श ने आशना को कसकर अपनी बाहों में समेटते हुए कहा तो आशना उसके सीने से लगते ही रोने लगी। प्लीज़ डोंट क्राई यार, आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूँगा। वो उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला और उसके सर को होले से चूमकर वापस उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अपना प्रॉमिस याद रखना वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। वो सिसकते हुए उसके सामने अपना चेहरा करते हुए उसके बोलने का इंतजार करने लगी। मैं याद रखूंगा और तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो मुस्कुराते हुए बोला और उसे अच्छे से बिस्तर पर लिटाते हुए उसके साथ ही लेट गया। तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हारे नोज और चिक्स को देखकर रोने की वजह से बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गए हैं। तो क्या मैं कार्टून जैसी लग रही हूँ जो तुम हंस रहे हो? नहीं, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। इनफैक्ट इतनी प्यारी लग रही हो कि तुम पर रोज से ज्यादा प्यार आ रहा है। वो शोकी से बोला और उसके गालों को चूमते हुए उस पर झुक गया और वो शर्माते हुए उसके आगोश में सिमट गई। 11 बज चुके हैं, आकाश को आने में 1 घंटे का समय लगेगा। अब मैं उन्हें कॉल करके बुला लूँ ना? नंदू ने देवकी और गुंजन से कहा तो उन्होंने सिर हिलाकर हाँ का इशारा किया। हेलो आकाश, कहाँ हैं आप? प्लीज जल्दी घर आ जाइए, लव को चोट लग गई है। नंदू ने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा। क्या, कैसे? लव ठीक तो है ना? देखो तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। आकाश की घबराई हुई सी आवाज़ आई। हाँ प्लीज़ जल्दी आइए। नंदू ने कहकर तुरंत कॉल कट कर दिया। ये कौन सा तरीका है सरप्राइज देने का? आदर्श कितना डर गया होगा। डॉक्टर रावत नंदू को घूरते हुए बोले तो उसने नाराजगी से भाई कहकर अपना मुंह बना लिया। ठीक है, जो मर्जी करो, बोलकर उन्होंने अपने कंधे उचका दिए। अब सब लोग तैयार हो जाइए। नंदू ने एक्साइटेड होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सब रेडी होने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। लगभग 50 मिनट बाद डोरबेल की आवाज़ सुनकर नंदू ने जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोला, आकाश घबराते हुए अंदर आया। नंदू कहाँ हो तुम? लव ठीक है ना? यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? पूरे घर में अंधेरा देखकर आकाश ने परेशान होते हुए पूछा। सरप्राइज! एक साथ कई लोगों की आवाज़ के साथ हॉल रूम की लाइट ऑन हुई और नंदू के साथ गुंजन और देवकी जी आकाश के सामने आकर उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हुए गाने लगी। ये सब तुमने मुझे लव के बारे में झूठ बोला? वो नंदू को गुस्से से घूरते हुए बोला। सॉरी। वो अपने कान पकड़कर बोली और उसके बाजुओं को पकड़कर टेबल पर रखे हुए केक के सामने ले आई। तुम्हें का मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना था तो बता देती, मुझे डराने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, अगर बता देती तो सरप्राइज़ ख़राब नहीं हो जाता। हाँ लेकिन क्या, हमने आपके लिए इतनी मेहनत करके सरप्राइज तैयार किया और आप खुश होने की बजाय सवाल किए जा रहे हैं। वो नाराज होते हुए बोली। ठीक है, नहीं कर रहा मैं कोई सवाल। खुश? हाँ चलिए अब केक कट कीजिए। ओके, लेकिन लव और चंद्र भाई कहाँ हैं? लव सो गया है और भाई को मैंने आपके लिए कुछ तैयार करने के लिए कहा है। बोलकर उसने सामने की तरफ देखा तो वो उसे आते हुए दिखे। ये देखिए आ गए। नंदू ने कहते हुए डॉक्टर रावत की तरफ इशारा किया। हैप्पी बर्थडे आकाश। वो आकाश के पास आकर उसे विश करते हुए बोले। थैंक यू भाई। उसने मुस्कुराकर उन्हें ग्रीट किया। चलो अब केक कट करो बेटा, देवकी जी ने कहा तो आकाश ने मुस्कुराते हुए नंदू के साथ मिलकर केक कट करके एक एक करके सबको खिला दिया। अब आपके लिए दूसरा सरप्राइज।
नंदू ने हॉल की लाइट ऑफ करते हुए कहा और साइड में रखे रिमोट का बटन प्रेस करते हुए हॉल में रखे प्रोजेक्टर को ऑन कर दिया। प्रोजेक्टर के ऑन होते ही स्क्रीन पर आकाश के बचपन से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज, पिक और वीडियो क्लिक एक बार में स्क्रीन पर आ जा रही थी और आकाश इमोशनल होकर नंदू का हाथ थामे मुस्कुराते हुए स्क्रीन को गौर से देख रहा था। ये स्क्रीन पर आकाश के फ्रेंड ग्रुप की एक पिक आते ही नंदू के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। उसने जल्दी से पीछे होते हुए प्रोजेक्टर ऑफ करना चाहा, मगर गुंजन ने आगे बढ़कर रिमोट उठाते हुए प्रोजेक्टर की स्क्रीन को स्टॉप कर दिया। जीजू, आपके साथ ये कौन है? ऐसा लग रहा है मैं इन्हें जानती हूँ और इनसे मिली हूँ। वो स्क्रीन के पास जाकर उस पिक को करीब से देखते हुए बोली, ये मेरे दोस्त है प्रिंस मयंक रॉकी। और ये गुंजन ग्रीन टी शर्ट पहने एक लड़के की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, ये पता नहीं कौन है, सिंगापुर की फ्लाइट पे हमारे साथ था। इससे बात करने पर पता चला ये वह स्टडी करता है, तो ट्रिप के दौरान इसने हम लोगों को गाइड किया था। उसी दौरान उसने हमारे साथ पिक क्लिक करवाई थी। इसका नाम पता नहीं क्या था, याद नहीं आ रहा मुझे। तेजस नाम था इनका। वो डर से कांपते हुए बोली, तेजस? सुनकर डॉक्टर रावत की भौहें तन उठी। वो तुरंत ही आगे बढ़कर प्रोजेक्टर ऑफ करने के लिए रिमोट को ढूंढने लगे और उसके मिलते ही प्रोजेक्टर ऑफ करके हॉल की रूम लाइट जलाकर गुंजन की तरफ बढ़ गए। हाँ, यही नाम था। लेकिन आपको कैसे पता? आप जानती हैं इसे? आकाश ने हैरानी से पूछा। हाँ, ये तेजस में मेरे गुंजन अटकते हुए शब्दों में बोली और अचानक अपना सर पकड़कर चीखते हुए बेहोश हो गई। गुनगुन? डॉक्टर रावत ने तेजी से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। भाभी, गुंजन बेटा। सभी लोग घबराकर तुरंत गुंजन के पास पहुंचे। अचानक क्या हुआ गुंजन को? और वो पिक जानी पहचानी से क्यों लग रही थी? देवकी जी ने घबराते हुए पूछा। वो तेजस की पिक थी माँ। नंदू सो से सर झुकाते हुए बोली। उसकी पिक? परेशानी से देवकी जी की भौहें सिकुड़ गई। गुंजन को बेहोश देखकर उन्होंने इस बारे में बात ना करके तुरंत उसे कमरे में ले चलने के लिए कहा, तो डॉक्टर रावत उसे गोद में लेकर तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। गुनगुन, आंखें खोलो। वो उसके चेहरे पर पानी छिड़कते हुए बोले। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और तुरंत हड़बड़ाते हुए खुद में सिमट गई। नहीं, मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना, मुझे मेरे बच्चे को नहीं मारना, प्लीज़ मुझे छोड़िए, नहीं जाना मुझे हॉस्पिटल। वो चीखते हुए बोली तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे सीने से लगाकर चुप कराना चाहा, मगर उसने तुरंत उनका हाथ झटक दिया। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत आइए, गाड़ी रोकिए, मुझे घर जाने दीजिए। वो बुदबुदाते हुए बेहोश हो गई और सब नम आंखों से उसे देखने लगे। भाई, आपने तेजस की पिक क्यों ऐड की थी? नंदू ने पूछा। मुझे नहीं पता था वो उसकी पिक है। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। गुंजन को अच्छे से बेड पर लिटाकर उसे फिर से होश में लाने लगे। नहीं, प्लीज़ नहीं। वो उठते ही चीखी। गुंजन बेटा, डरो मत, तुम ठीक हो और हम लोगों के साथ हो। देवकी जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। माँ, मेरा बच्चा। वो तुरंत उनके सीने से लगकर फफक कर रोने लगी। उससे सब कुछ याद आ गया था। शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक है। वो उसके सिर को सहलाते हुए बोली। धीरे धीरे उसका रोना कम हुआ और वो उनके सीने से लगकर सो गई। माँ, लगता है भाभी सो गई, नंदू ने कहा, तो देवकी जी ने आराम से उसको बिस्तर पर लिटाकर अच्छे से सुला दिया। सोने दो इसे, बोलकर उन्होंने डॉक्टर रावत को वहीं रहने के लिए कहा और नंदू आकाश को वहां से चलने के लिए बोलकर खुद भी कमरे से बाहर आ गई। आपने कहा था आप बच्चे को कुछ नहीं करेंगे, आपने झूठ बोला। वो नींद में बुदबुदाते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर तेजी से अपना सर हिलाने लगी, तो वो अब आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेटकर उसका सर सहलाने लगे और वो धीरे धीरे शांत होकर उनकी बाहों में सिमट गई। ये भाभी को क्या हुआ? आकाश कमरे में पहुंचते नंदू का हाथ थामकर बोला, तो नंदू उसे सब बताकर रोते हुए उसके गले लग गई। कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम डरो मत, वो उसके सर को सहलाते हुए बोला और उसके साथ बेड की तरफ बढ़ गया। आधी रात को अचानक से गुंजन घबराते हुए उठी और अपना पेट पकड़कर तेजी से रोने लगी, तो डॉक्टर रावत ने तुरंत उसका चेहरा थामकर उसके आंसू पोंछने लगे। शांत हो जाओ गुनगुन, तुम सेफ हो, सब ठीक है, अब कुछ गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ, कुछ ठीक नहीं होगा। मैं अब किसी काबिल अपनी फिजिकल कंडीशन याद करते हुए उसने कहते हुए बात अधूरी छोड़ दी। फिर वो उनका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए उनसे दूरियां बनाकर बोले, सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझसे शादी क्यों की? फिर से वही सब कुछ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। मैं आपके किसी काम की नहीं हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं आपके लिए। चुप चुप हो जाओ, वो बेकार की बातें करना बंद करो। वो एकदम से उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठाते हुए बोले। वो उनकी पकड़ से सहम कर सिमटते हुए बोली, नहीं प्लीज़ छोड़िए मुझे। उसे खुद से इस तरह डरता देख उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींचकर उसे शांत कराते हुए कहा, मैं तेजस नहीं हूँ गुनगुन, मुझसे डरना बंद करो और इस तरह की बातें करके मेरे प्यार को शर्मिंदा मत करो। बोल के उन्होंने उनकी आंखें छलक उठी। आई एम सॉरी, सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे। वो रोते हुए उनके सीने से लगकर बोली, तो उन्होंने सुकून महसूस करते हुए उसे अपनी बाहों में समेट लिया।
बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अब तुम बिल्कुल भी नहीं रोगी और ना किसी बात को लेकर परेशान होगी। वो उसका चेहरा सामने करके उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोले, तुम्हारे पास में जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे आज को मैं बेहतर बना सकता हूँ। और कल से ही इसकी शुरुआत होगी। तुम कल से ही नीट की तैयारी करोगी और आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करोगी। फिर देखना कुछ सालों में ही तुम एक बेहतरीन साइकेट्रिस्ट बनकर अपने सपने को पूरा करोगी। लेकिन ये सब करने में लगभग 6-7 साल लग जाएंगे। उसने कुछ सोच कर कहा। 6-7 साल सुनकर वो कुछ सोचने लगी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? काफी देर से उन्हें खामोश देखकर उनके चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, जब पहलू में आप जैसी हसीन बीवी बैठी हो तो बंदा किसी और चीज के बारे में कैसे सोच सकता है? वो शौकी से उसकी लटों को संवारते हुए बोले, ये आप कैसे शायरों जैसी बातें कर रहे हैं? वो शर्माते हुए उनसे दूर जाने की कोशिश करते हुए बोली, शायरों जैसी बातें? अरे हम तो शायरी भी कर लेते हैं। इनफैक्ट आज आपके गाने के लिए लिरिक्स भी तैयार की है। वो लगे अंदाज में उसे छेड़ते हुए बोले, अच्छा फिर सुनाइए जरा। उसे लगा वो मजाक कर रहे हैं। ऐसे नहीं, तुम्हें साथ में डांस करना होगा, तब सुनाऊंगा मैं। वो उसे गोद में उठाकर नीचे खड़ा करते हुए बोले और बिना उसकी कोई बात सुने उसे खुद के करीब करते हुए उसके पैरों को अपने पैर के पंजों पर टिकाकर डांस करते हुए गुनगुनाने लगे, तलब तेरे इश्क की, तलब तेरी रूह की, तू ही तो जीने का जरिया है, तू ही मेरी जिंदगी भी। तुझे चाहूं किस तरह तुझे नहीं ये पता, चाहत बस यही है मिल जाए तेरे दिल में पनाह, चाहूं तुझसे इस तरह तेरा हर दर्द हो मेरा, है ख्वाहिश बस यही बन जाऊं हमदर्द तेरा, हाँ हमदर्द तेरा, हमदर्द तेरा। गुनगुन उसके अचानक उनके सीने पर सर रखने की वजह से वो गाना और डांस करना दोनों बंद करते हुए बोले, आप बहुत अच्छा गा रहे हैं और ये लिरिक्स आप पर बहुत सूट कर रही हैं। आप सच में मेरे हमदर्द बन चुके हो। वो नींदी सी आवाज़ में बोली और उनके कमर में के आसपास अपनी बाहें लपेटकर उनके आगोश में सिमट गई। नींद आ रही है तुम्हें, चलो सो जाओ। वो उसके कंधे को पकड़कर सामने करते हुए बोले। वो पहले ही सो चुकी थी, इसीलिए उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। उसे ऐसा सोता देख वो मुस्कुराए, उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटाते हुए उसके पास लेट गए। हमेशा सोचकर डर जाता था कि जब तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी तो तुम पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगी, पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करोगी या नहीं, लेकिन आज तुमने मेरा डर खत्म कर दिया। थैंक यू। अब बस कल से एक नई शुरुआत होगी जिसमें पास्ट की कोई बात भी नहीं होगी। वो मुस्कुराकर बोले और उसके फोरहेड पर किस करते हुए उसे खुद के करीब किया तो वो नींद में मुस्कुराते हुए उनके आगोश में आकर सिमट गई। उसके ऐसा करते उन्होंने स्माइल करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। एक आजमाइशों से भरी रात गुजर चुकी थी और हसीन सुबह की शुरुआत हो रही थी। देर रात से सोने की वजह से गुंजन अब भी सुकून से डॉक्टर रावत की बाहों में सोई हुई थी, लेकिन वो उठ चुके थे। गुड मॉर्निंग। वो बेहद धीमी आवाज में उसके सिर को चूमते हुए बोले और आहिस्ता से उठकर बेड से नीचे उतर गए और वहां से वार्डरोब के पास जाकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चले गए। फिर लगभग आधे घंटे बाद वो वॉशरूम से बाहर आए। कुंजन अब भी सो रही थी। वो उसे सोता देख ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर अपने बाल बनाने लगी। क्या करूं, जगा दूं या सोने दूं अभी? वो अपने बालों को सेट करने के बाद बेड की तरफ देखते हुए सोचने लगी। आप उठ गए तो आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? अचानक से आई गुंजन की आवाज़ सुनकर वो अपनी सोच से बाहर आए। सामने से गुंजन जल्दबाजी में बेड से उतरकर वार्डरोब की तरफ जा रही थी। तुम ठीक हो ना? वो तेजी से उसके सामने आकर बोली। हाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कल रात के बाद वो एक पल के लिए भूल ही चुकी थी। ठीक है। फिर उसे नॉर्मल देखकर वो थोड़ा हैरान हुई, मगर उन्हें खुशी हुई उसे ऐसे मुस्कुराते देखकर। क्या हुआ? वो उनके सामने से न हटने पर अपनी भवें उचकाकर बोली। नहीं, कुछ नहीं। तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। आज पगफेरे की रस्म के लिए माँ पापा तुम्हें लेने आएंगे। ओह, वो खुश होकर बोली। वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। उसके जाने के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकलकर डाइनिंग एरिया में आ गए। देर रात को सोने की वजह से सभी लोग आज डेली रूटीन से लेट उठे थे, इसीलिए इस वक्त डाइनिंग एरिया में कोई नहीं था। तुम उठ गए? गुंजन ठीक है ना? कहाँ है वो, सो रही है क्या? देव की जी हॉल एरिया में बैठे हुए डॉक्टर रावत के पास जाकर बोली। हाँ माँ, वो ठीक है, उठ चुकी है, आती ही होगी। वो मुस्कुराते हुए बोले। ठीक है, फिर चलो चलो चलकर नाश्ता कर लो, नंदू ने बना दिया होगा अब तक। जी माँ, वो सर हिलाकर बोले, डाइनिंग एरिया की तरफ चले गए। गुड मॉर्निंग भाई, भाभी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आकाश और नंदू ने एक टॉक सा डॉक्टर रावत को मॉर्निंग विश करते हुए पूछा। गुड मॉर्निंग। वो रेडी हो रही थी, बस आती होगी एंड डोंट वरी, वो अब ठीक है। ओके, फिर मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ, सब साथ में नाश्ता करते हैं। नंदू मुस्कुराते हुए बोली और गुंजन को बुलाने चली गई। भाभी भाभी कहाँ हैं आप? कमरे में पहुंचते नंदू ने आवाज़ दी, जिसे सुनकर शावर के नीचे खड़ी हो रही गुंजन तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए बोली। मैं यही हूँ नंदू, बस 10 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आना, हम नाश्ते के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ, बोलकर वो तुरंत खुद को सुखाने लगी और नंदू उसकी बात मानकर वहां से डाइनिंग एरिया में आ गई। क्या हुआ, तुम्हारे साथ नहीं आई? नंदू के साथ गुंजन को नाम देखकर देवकी जी ने पूछा। वो अभी रेडी नहीं है माँ, आप नाश्ता करना शुरू कर दीजिए, वो आ जाएगी अभी।
हाँ, वो अभी टाइम तक रेडी क्यों नहीं हुई है? कहीं वो सब कुछ सोचकर फिर से तो नहीं रो रही? डॉक्टर रावत के मन में सवाल उठे, मगर उन्हें सबके बीच से नाश्ता छोड़कर जाना सही नहीं लगा, तो वो बस बेमन से जल्दबाजी में अपना नाश्ता खत्म करने लगे। गुंजन, आ गई तुम? आओ हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। सामने से आ रही गुंजन को देखते हुए ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। जी माँ। वो सर हिलाकर आगे बढ़ी और उन्हीं के पास रखी खाली चेयर पर बैठ गई। उसके बैठते नंदू ने उसे नाश्ता सर्व किया। वो पलके झुकाकर खाने लगी और उसके ठीक सामने बैठे डॉक्टर रावत उसकी आंखों की लाली देखकर उसके दिल का हाल समझकर बड़ी मुश्किल से खामोश बैठे हुए उसे देखते रहे। आशना, नाश्ता करने के बाद तुम अपनी पैकिंग कर लेना बेटा। पगफेरे की रस्म के लिए तुम्हें मनोज और कविता जी अभी लेने आएंगे। जी माँ बोलकर उसने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और वापस अपने रूम में चली गई। उसके चेहरे और नपेतुले अंदाज में बोले गए 4 शब्दों से सब उसके मन का हाल समझ रहे थे, मगर उस बारे में बात करके कोई उसके जख्मों को कुरेदना नहीं चाहते थे, इसीलिए सब खामोश ही रहे। माँ, अब हमें निकलना होगा। आकाश ने डाइनिंग एरिया से बाहर निकलते हुए देवकी जी से कहा। ओह, वो इस बारे में तो भूल ही गई थी। चलो मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। डॉक्टर रावत अपने कार कीज को उठाते हुए बेमन से बोले। उनका मन इस वक्त सिर्फ गुंजन में लगा हुआ था। नहीं भाई, आप यहीं रहिए। अभी भाभी के माँ पापा उन्हें लेने आएंगे, तो उस वक्त आपके यहाँ रहना ज़रूरी है। आकाश और नंदू दोनों ने एक साथ कहा। ओके, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुरंत अपने कमरे की तरफ चले गए। लाओ मैं कर देता हूँ। बेमन से पैकिंग कर रही गुंजन के हाथों से कपड़े लेते हुए डॉक्टर रावत ने कहा। नहीं नहीं, मैं कर लूँगी। वो तुरंत अपने कपड़े उनके हाथ से लगभग छीनते हुए बोली। इधर आओ। उन्होंने कपड़े छोड़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए और उसे बेड पर बिठाकर उसके पास बैठते हुए बोले। तुम्हारे बीते कल में जो भी हुआ उसे भूलकर तुम्हें एक नई शुरुआत करनी है, इसलिए प्लीज़ उन बुरी और तकलीफ देने वाली यादों को पीछे छोड़कर अपने वर्तमान के बारे में सोचो और अपने लिए जीना शुरू करो। कैसे कैसे भूल जाऊं मैं सब कुछ? कैसे भूल जाऊं कि इतनी कोशिशों के बाद भी मैंने अपना बच्चा खो दिया? नहीं बचा पाई मैं उसे और ना ही अब किसी बच्चे को इस दुनिया में ला सकती हूँ। कैसे भूल जाऊँ मैं अपनी कंडीशन? कैसे, बताइए मुझे। वो रोते हुए बोली और उनके सीने से लगकर सिसकने लगी। सब भूल भी जाऊंगी तब भी ये बात हमेशा याद रहेगी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। बोलते हुए उसका रोना तेज हो गया। किसने कहा तुम कभी माँ नहीं बन सकती? वो उसके सिर को सहलाते हुए बोले। उनकी बात सुनकर वो उनके सीने से अपना चेहरा निकालकर भीगी पलकों से उनकी तरफ देखने लगी। इस दुनिया में हजारों औरतें हैं जो बच्चों को जन्म दे पाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो माँ नहीं बन सकती। वो माँ बन सकती है किसी अनाथ बच्चे को गोद लेकर, उसकी परवरिश करके। वो बच्चे अडॉप्ट करके माँ होने की खुशी महसूस करती हैं। तुम भी उन्हीं की तरह माँ बन सकती हो। दुनिया में सिर्फ जन्म देने वाली औरत ही नहीं माँ कहलाती है, वो भी माँ कहलाती है जो एक नन्ही सी जान को पूरी जिम्मेदारी के साथ पाल पोस कर बड़ा करती है। इसीलिए आज के बाद ये कभी मत सोचना कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। बोलते हुए उन्होंने उसकी गीली पलकें पोंछी और उसका चेहरा हथेलियों में थामकर उसके बोहों के बीच अपने होठों को रखकर उसके बेचैन मन को राहत पहुंचा दी। अब फिर से रोना मत, सब ठीक होगा। तुम बस 1 हफ्ते बाद अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो, फिर तुम्हारे साइकियाट्रिस्ट बन जाने के बाद हम तो प्यारे प्यारे बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे। वो उसके माथे से अपने होंठ हटाते हुए बोले और उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गए। या आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? उनके पास सुनकर मुस्कुरा रही गुंजन उनके अचानक किए गए इस हरकत से हैरान होकर बोली। तुम्हें नहलाने? वो शरारती लहजे में बोलते हुए तेजी से आगे बढ़े, वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। क्या कह रहे हैं आप? मैं नहा चुकी हूँ, फिर से क्यों नहाने के लिए बोल रहे हैं आप? वो घबराते हुए बोली। क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें नहलाऊं। वो हंसकर उसे गोद से उतारकर शावर के नीचे खड़ा करते हुए बोले। नहीं नहीं प्लीज़। उनकी बातें सुनकर उसने अपनी आंखें भींच ली। अरे डरो मत, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बेसिन के पास खड़ा करते हुए बोले। उसने अपनी आंखें खोली। आईने के सामने उसके साथ खड़े वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। वो असमंजस सी उन्हें। अच्छे से फेस वॉश कर लो अपना। मैं नहीं चाहता माँ पापा आए तो वो तुम्हें इस तरह देखकर दुखी हो जाए। ठीक है आप जाइए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता तुम मेरे जाने के बाद रोने बैठ जाओ। नहीं मैं नहीं रोऊंगी अब। ठीक है फिर मेरे सामने ही अपना फेस वॉश करो। लेकिन क्या तुम्हारे रहने का इरादा है? वो उसे बीच में टोकते हुए बोले। नहीं। उसने तेजी से अपना सर हिलाया और अपना फेस वॉश करने लगी। चलो अब मैं तुम्हें तैयार करता हूँ। वो उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाते हुए बोले। वो चुपचाप बैठ गई क्योंकि उसे पता था वो रोकने पर भी नहीं मानेंगे। ठीक 15 मिनट बाद पूरी तरह से तैयार होकर नीचे हॉल में नंदू और आकाश को बाय बोल रही थी और उनके जाने के जस्ट बाद आए अपने माँ पापा का वेलकम कर रही थी। लगभग आधे घंटे एक दूसरे से बात करने के बाद मनोज जी ने गुंजन के साथ चलने के लिए कहा तो वो देवकी जी और डॉक्टर रावत को ग्रीट करके उनके साथ चली गई। इधर आदर्श के घर पर भी कुलदीप जी और छवि जी आशना को लेने आए थे और वो भी उनके साथ घर वापस आ गई थी। दोनों बहनों ने 1 हफ्ते मायके में रुकने का प्लान बनाया था। हालांकि इस बीच दोनों ने अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन डॉक्टर रावत ने गुंजन को इसके
उसके लिए मना करते हुए स्टडी पर फोकस करने के लिए कहा और उन्होंने एक अच्छे कोचिंग सेंटर में उसका एडमिशन भी करवा दिया। एक हफ्ते बाद दोनों अपने अपने ससुराल वापस आ गई थी। सबको पता चल चुका था कि गुंजन की याददाश्त वापस आ गई है, इसीलिए अब सब उसके साथ बीते दिनों की भी बातें कर सकते थे। वो ये जानकर कि तेजस उसे घर ले जाने के बजाय अबॉर्शन करवाने ले जा रहा था, सबके मन से तेजस के सुधर जाने के बाद उसकी डेथ के लिए जो दुख था वो पूरी तरह से मिट चुका था। सब अब गुंजन के दर्दनाक अतीत को भूलकर उसके बेहतर भविष्य के लिए दुआएं कर रहे थे और गुंजन भी सब कुछ बेहतर होने की कामना कर रही थी। इस बीच मनोज जी, कविता जी अपने गांव चले गए थे। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। आशना, आदर्श, डॉक्टर रावत अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे और गुंजन अपनी स्टडी कर रही थी। मनोज जी और कविता जी गांव से वापस आ चुके थे और क्योंकि उन्हें गुंजन की शादी के बारे में अपने भाई और रिलेटिव्स को बताया था तो वो इस बात को लेकर उन पर काफ़ी भड़क गए थे और उन्हें बात बात पर ताने देने लगे थे। यहाँ तक कि मनोज जी के भाई ने उन्हें खुद से अलग रहने के बारे में भी कह दिया था। इस वजह से वो वापस नासिक आ गए और उन्होंने कुलदीप जी के साथ उनके ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। समय अपनी गति से बीत रहा था। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे थे। गुंजन ने नीट क्लियर करने के बाद अपनी आगे की स्टडी शुरू कर दी थी। वो अपने गोल को पाने के लिए पूरी मेहनत कर रही थी और साथ ही साथ वो देवकी जी और डॉक्टर रावत के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभा रही थी। महीने और साल गुजरे और इसके साथ ही गुंजन ने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी। स्टडी कंप्लीट करने के बाद उसने एक जाने माने साइकेट्रिस्ट के यहाँ एक साथ तक इंटर्नशिप की और उसके बाद उसने खुद का क्लिनिक खोल लिया था। आज उसका क्लिनिक में पहला दिन था। सुबह ही सब लोगों ने उसके क्लिनिक पर आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया था। वो पूरे दिन अपने इस ख्वाब के सच होने की खुशी मनाती रही और रात को भी वो मुस्कुराते हुए गुनगुना रही थी। डॉक्टर रावत उसे इस तरह गुनगुनाते और मुस्कुराते देख खुश हो रहे थे और हमेशा उसके ऐसे ही रहने की दुआ कर रहे थे। इस वक्त वो आईने के सामने खड़ी अपने बालों को जुड़ा बनाते हुए उन्हें ही देख रही थी। चंद्र, आपने आशना दी और आदर्श जीजू के बच्चे को देखा? कितने प्यारे हैं वो, बिल्कुल अपने नाम की तरह है। दियो जीजू ने कितना प्यारा नाम रखा है उनका, आशी और आदि। हम भी अपने बच्चों का नाम ऐसे ही रखेंगे। वैसे आपने क्या सोचा है इस बारे में? वो ड्रेसिंग टेबल से हटकर उनके पास जाकर बेड पर बैठते हुए बोली। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आशना दी को जब बच्चे हुए थे उस टाइम मेरे कहने पर आपने कहा था जब मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँगी तो आप इस बारे में सोचेंगे। तो बताइए क्या सोचा आपने? हम बच्चों को कब अडॉप्ट करने वाले हैं? मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे अभी किसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की चाहत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो उनके बातों से मायूस होकर बोली और उनका हाथ पकड़कर उनसे रिक्वेस्टली कहने लगी, प्लीज़ इस तरह से मत कहिए ना। आपको बच्चों से कोई परेशानी नहीं होगी। आप जब तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते तब तक मैं उन्हें अकेले ही संभाल लूँगी, लेकिन आपको अडॉप्शन के दौरान ही सभी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। उन्होंने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा और अपने साइड लैम्प को ऑफ करके लेट गए। उनके सीधे तरीके से मना कर देने पर वो बिल्कुल ही उदास हो गई और इस उदासी के बीच उसे अपनी कमी का ख्याल आया तो उसकी आंखें छलक उठी। उसके रोने की वजह से उनकी नींद ना खराब हो जाए ये सोचकर वो चुपचाप बेड से उतरकर वॉशरूम में चली गई और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी होकर धीमी आवाज़ में रोने लगी। उसके जाने के कुछ देर बाद भी जब वो वापस नहीं आई तो वो परेशान होकर बेड से उठते हुए बोले, ये लड़की अब भी इतनी लापरवाह है, इतनी देर से नहीं आई, मतलब शावर के नीचे खड़ी रो रही होगी। कहकर वो वॉशरूम के पास जाकर डोर नॉक करने लगे, लेकिन शावर के नीचे खड़ी गुंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। गुनगुन, दरवाज़ा खोलो। उसके रिस्पॉन्स ना देने पर उन्होंने इस बार दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो अंदर से लॉक ना होने के कारण वो खुल गया। सामने गुंजन को शावर के नीचे भीगता देख वो उसके होंठों को भींचकर उसकी तरफ बढ़े। क्या कर रही हो तुम? ये पागल हो गई हो? इतनी रात में शावर के नीचे खड़ी होकर भीग रही हो? तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा। फिर वो तुरंत शावर ऑफ करके उसे टॉवल लपेटते हुए बोले, जल्दी से खुद को सुखाकर अपने गीले कपड़े चेंज करो। उन्होंने बाथरूम उसकी तरफ बढ़ाते हुए वॉशरूम से बाहर जाना चाहा, लेकिन वो बिना कोई रिस्पॉन्स दिए ऐसे ही खड़ी रही। प्लीज़ जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। उन्होंने बाथरूम उसके हाथों में थमाते हुए कहा, लेकिन उसके ना पकड़ने की वजह से वो नीचे जा गिरा, भीग गया। गुनगुन, उसकी लापरवाही से उन्होंने जबड़े भींचकर उसका नाम लिया। यह अब भी बेखबर सी खड़ी रही। उसके इस तरह खामोश रहने की वजह से वो चिढ़कर उसके कंधे को पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए बोले, क्या हो गया है तुम्हें? बोल क्यों नहीं रही कुछ? आपको क्या मैं बोलूँ या ना बोलूँ? आप जाइए यहाँ से। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना पसंद तो अब आपको मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बहुत हुआ आप। वो उसके इस तरह से बोलने पर नाराज़ होते हुए उसके गीले नाइट सूट पर ज़बरदस्ती बाथरोब पहनाकर उसे गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर ले आए। छोड़िए मुझे। वो उनके गोद से उतरने के लिए कसमसाते हुए बोल रही थी, लेकिन उन्होंने उसे सीधे बेड पर ले जाकर उतारा। चुपचाप बैठे रहे हो यहाँ, मैं अभी कपड़े ला कर दे रहा हूँ। उसने तुरंत
अपने गीले कपड़े चेंज करो। नहीं, मैं नहीं करूँगी, वो ज़िद्दी बच्चे की तरह बोली। है फिर, मैं कर दूंगा। उन्होंने सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए कहा और वार्डरोब के पास जाकर उसके लिए एक नाइट सूट ले आई। मैंने कहा, मैं नहीं पहनूंगी। वो तुरंत बेड से उठते हुए बोली, तुम नहीं पहनोगी ना, लेकिन मैं तो पहनाऊंगा। उन्होंने उसके पास जाकर पीछे से उसे अपने करीब खींचा और उसके शरीर से बाथरोब को निकालते हुए एक तरफ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोले, खुद से पहन रही हो या मैं पहनाऊं? उन्होंने नाइट सूट की तरफ इशारा किया। वो बिना कोई जवाब दिए अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगी। ऐसे नहीं मानोगी तुम, बोलकर उन्होंने उसे अपने आगोश में खींचा और उसके कंधे से नाइट सूट की स्ट्रिप हटाते हुए अपने लबों से उसके कंधे को स्पर्श किया। उनके स्पर्श से खुद में सिमटकर उसने अपनी मुट्ठियां को कस ली। उनके ऐसा करने भर पर भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो हैरान हुए, मगर अपनी बात मनवाने के लिए वो उसके कंधे से अपना ध्यान हटाकर उसके गर्दन पर स्पर्श करने लगे। फिर भी वो टस से मस नहीं हुई, हालांकि उनके स्पर्श से उसके पूरे शरीर में ससराहट सी होने लगी थी। धड़कनें सामान्य गति से तेज रफ्तार में चल रही थी और चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अपनी बात मनवाने की कोशिश में वो कब उसके करीबी से मदहोश हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। कंधे से गर्दन का सफर तय करते करते वो उसके लबों को स्पर्श कर रहे थे और वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले खड़ी हुई थी। उसके सीने से लगने को बेताब थी। आखिर में खुद के जज्बात ना संभाल पाने पर वो अपनी बाहें उठाकर उनके सीने से लगने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। एकदम से किए गए उनके हरकत पर वो एक पलक उन्हें निहारने लगी और वो उसकी तरफ झुककर उसके लबों को स्पर्श करने लगे। कुछ सेकंड्स के बाद उन्होंने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, एकदम से उन्हें कुछ याद आया और वो हैरत से अपनी आंखें बड़ी करके उसको छोड़कर पीछे हो गई। सॉरी, पता नहीं कैसे में उन्होंने अपनी नज़र झुकाकर कहा और वहाँ से जाने के लिए उठे तो गुंजन ने उसका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जानता हूँ फिर भी तुम्हें इससे तकलीफ़ होगी। इससे तकलीफ़ होगी या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आप इस वक्त मुझे ऐसे छोड़कर चले गए तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी और साथ ही मुझे इस बात का एहसास होगा कि मैं आपके काबिल नहीं। उन्होंने गुस्से से उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। अगर हमारे करीब ना आने पाने की वजह से तुम्हें ऐसा लगता है तो अब मैं अभी तुम्हारा ये वहम दूर कर देता हूँ, कहकर उन्होंने उसके गीले नाइट सूट को उससे अलग किया और उसे खुद के आगोश में पूरी तरह से संभाल लिया। आज दोनों ने अपने बीच मौजूद सभी दूरियों को मिटाकर पूरे तरीके से एक दूसरे को समर्पित कर दिया था। एक दूसरे के आगोश में सिमटे वो बेखबर से सोए हुए थे। जब सुबह की हल्की धूप ने खिड़की के जरिए उनके कमरे में दस्तक दी तो वो साथ में उठकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। गुंजन तो शर्म से तुरंत वहाँ से उठकर वॉशरूम में भाग गई और वो उसे छोड़ने के लिए उसके पीछे पीछे वॉशरूम तक चले गए। आज शाम को रेडी रहना तुम, हम अडॉप्शन के सिलसिले में जानने के लिए कुछ जगहों पर चलेंगे। वो आईने के सामने खड़ी गुंजन के कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए बोले, लेकिन आप रात में मना कर रहे थे ना? हाँ, क्योंकि मैंने हमारे लिए कुछ और प्लान कर रखा था, मगर तुमसे बच्चे के बारे में बातें किए जा रही थी तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था। अच्छा, आपने ऐसा क्या प्लान किया था जो आपको बुरा लग रहा था? मैंने सोचा था हम कुछ दिनों के लिए साथ में कहीं घूमने जाएंगे। शादी के बाद हम हनीमून के लिए भी नहीं गए थे, मगर तुम्हारे बारे में तो मैं सोचना ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ और मैं नहीं चाहता कल की तरह तुम फिर से रोते हुए शावर में भीगो। इसीलिए हम आज ही जाएंगे बच्चों को देखने, और अगर समझ में आएंगे तो आज ही अडॉप्ट कर लेंगे उन्हें। नहीं, अब हम हमारे हनीमून से वापस आने के बाद बच्चे अडॉप्ट करेंगे। सॉरी, मैंने हमारे बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो हम हमारे हनीमून पर 2 हफ्ते के लिए पेरिस जाएंगे और फिर वहाँ से आने के बाद बच्चे अडॉप्ट करेंगे। वो मुस्कुराकर उनका हाथ थामते हुए बोली और उन्होंने खुश होकर उसके गाल चूम लिए। अगले दिन उन्होंने हॉस्पिटल से 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली। अपने प्लान के मुताबिक टिकट उन्होंने पहले से ही बुक करवा रखी थी, इसलिए वो 2 दिन के अंदर ही पेरिस चले गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने डिज्नीलैंड जैसे खूबसूरत जगह पर घूमने के साथ साथ एक दूसरे के साथ खूबसूरत लम्हों को जीते हुए एक दूसरे के साथ खूब सारी यादें बनाई और फिर अपने प्यार भरे पलों को जीने के बाद वो इंडिया वापस आ गए। वापस आने के बाद 2 दिन बाद ही उन्होंने 2 नन्ही सी जान को अडॉप्ट किया, जिनका नाम उन्होंने चांदनी और बुलबुल रखा। और उन्हें घर लाने की खुशी में उन्होंने अपने घर पर छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें उन्होंने आदर्श, आशना, उनके बच्चों और गुंजन के माँ पापा के साथ उनके छवि जी और कुलदीप जी को भी इन्वाइट किया था। पार्टी हॉल में चल रही थी। सभी बड़े लोग बच्चों के साथ बिजी थे और यंगस्टर्स आपस में बातें कर रहे थे। अच्छा चंद, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला था कि गुंजन साइकियाट्रिस्ट बनना चाहती थी? आशा ने अचानक से ये सवाल पूछा तो गुंजन की नज़र डॉक्टर रावत के चेहरे पर टिक गई। मैंने नंदू और गुनगुन के बीच की बातें सुनी थी। उस वक्त गुनगुन अपनी बुआ के बीमार होने के बाद डॉक्टर बनना चाहती थी। उस वक्त पता नहीं मुझे कैसे क्यों लगा कि गुंजन अपनी बुआ के इलाज के लिए ऐसा करना चाहती थी, इसीलिए ख्याल इसके मन में आया हो, मगर नॉलेज ना होने की वजह से इसे डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट के बीच में अंतर ना पता हो। बस तभी से मुझे लगा था। ओह जनाब, काफ़ी पहले से सारी चीज़ें नोटिस करते आए हैं। आशा ने हंसते हुए कहा तो मुस्कुराकर गुंजन की तरफ देखते हुए बोले, हाँ बहुत पहले से ही नज़रों में बसी हुई थी, बहुत पहले से ही।
तलब तेरे इश्क की थी, वो ज़िंदगी में शामिल होने में ज़रा वक्त लग गया। हो, आशना मुस्कुराई और आदर्श की तरफ देखते हुए बोली, भगवान तुम जैसा पार्टनर सबको दे। हाँ ज़रूर, और तुम जैसे लोगों को क्यूटी जैसी वाइफ। आदर्श भी आशना की तरफ ही बोला, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? उसकी बातें सुनकर उन्होंने है अपनी छोटी आंखें करते हुए उन्हें घूरा। हाँ हाँ सब ठीक है, वो एक साथ एक दूसरे को घूरते हुए बोले। उनकी बातें सुनकर गुंजन और करनाल दोनों मुस्कुरा उठे और वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से शिकायत करने लगे। उन्हें ऐसा करता देख गुंजन ने मुस्कुराकर डॉक्टर रावत की तरफ देखा तो उन्होंने उसे खुद के करीब करके उसके कंधे को अपने सर पर टिका लिया। उन्हें ऐसा करता देख आशना ने आदर्श को घूरा तो वो शरारत से मुस्कुराते हुए उठा और आशना को अपनी गोद में लेकर बैठ गया। उसकी इस हरकत से आशना तो शर्म से अपनी नजरें ही नहीं उठा पाई और तुरंत आदर्श की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी। बैठी रहिए नादी, आप ऐसे ही साथ में अच्छे लगते हैं, गुंजन ने मुस्कुराते हुए कहा तो आशना में बदले में मुस्कुरा उठी। फिर तो तुम्हें भी ऐसे ही बैठना चाहिए, डॉक्टर रावत मुस्कुराते हुए बोले। गुंजन को उठाकर अपनी गोद में बैठाकर उसके कंधे पर चेहरा टिकाकर बातें करने लगे। चलो, चारों लोग आपस में बातें करने में बिजी थे। इधर उधर उनके बच्चे आपस में खेलते हुए एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे और घर के सभी बड़े उन सब की बलाएं लेकर उनके हमेशा इस तरह साथ और खुश रहने की दुआ कर रहे थे।